नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कथा क्षितिज में संकलित कहानी वारेन हेस्टिंग्स का सांड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मूल संवेदना के बारे में पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स का सांड जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है, कहानीकार हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की मुख्य कृतियों की यदि हम बात करें तो उनकी मुख्य कृतियों में कविता संग्रह हैं, जिनमें अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, सुनो कारीगर हैं। कहानी संग्रहों में दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास, अरेबा परेबा, पॉल गोमरा का स्कूटर, मैंगोसिल हैं। उन्होंने निबंध, आलोचना और साक्षात्कारों का संकलन भी किया है। उसके अंतर्गत नई सदी का पंचतंत्र, अपनी उनकी बात, ईश्वर की आंख है। तो बात करते हैं बच्चों हम वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की। यह कहानी एक रूपक कथा है। इस कहानी में यदि हम ये देखें कि इतिहास कितना है, तो इसमें इतिहास नहीं के बराबर है। लेकिन इस कहानी में उस समय का जो इतिहास है उसको समकालीन जो समस्याएं हैं, आज की जो समस्याएं हैं, उससे जोड़ा गया है। औपनिवेशिक समय जो था उसमें जो भारतीय स्थितियां थी उनका वर्णन इसमें किया है, और उन समस्याओं का, उन स्थितियों का आज की दशाओं में, जबकि भारत स्वतंत्र हो गया है, इस समय की जो स्थितियां हैं उसमें भी आज ये चीज़ें मुंह बाए खड़ी हैं। यह चिंता की बात है। आज साहित्य का और कलाओं के साथ जो आपसी संबंध है वो भी टूट गया है। कहानीकार ने साहित्य का अन्य कलाओं के साथ संबंध होना चाहिए, इसके बारे में भी इस कहानी में बताया है। उन्होंने इसमें जो उस समय की परिस्थिति है उसको ठीक से समझने और जो उस समय का परिवेश था उसकी वास्तविक झलक प्रस्तुत करने में चित्रात्मकता का भी प्रयोग किया है। इस कहानी में जो वारेन हेस्टिंग्स है, जो कि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, वह जब भारत आया तो यहाँ के लोगों को वह देखता रहता था। वह देखता था कि यहाँ के जो काले भूरे लोग हैं, औरतें जो हैं वो भी काली हैं, लड़कियाँ काली होने के साथ मेहनतकश हैं। वो इनको बड़े आश्चर्य से देखता रहता था कि किस तरह से ये लड़कियाँ मछली पकड़ने का, कुएं से पानी लाने का, इतने बड़े बड़े मटके लाने का, अनाज कूटने, कपड़े धोने, इस तरह के कार्य करती हैं। इंग्लैंड में कभी भी उसने ऐसी औरतों को नहीं देखा था। ऐसी औरतों को देख करके वो कई बार तो डर भी जाता था और उनको बड़े आश्चर्य के साथ में वह देखता रहता था। इसके अतिरिक्त उसने औरतों में नटनियों के बारे में भी पढ़ रखा था और उनसे वो बहुत ज़्यादा भयभीत भी रहता था। उसने सुन रखा था कि नटनी नाम की जो औरतें होती हैं वो ढोलक या नगाड़े की आवाज़ के साथ ज़मीन से ऊपर बांस के एक खूब ऊंचे डंडे पर या पतली तनी हुई रस्सी पर चलने लग जाती हैं। तो इन बातों को सुन करके वो बहुत डर जाया करता था। इसके अतिरिक्त वह आदिवासियों को भी देखता था। आदिवासियों की बात भी इस कहानी में कही गई है। हालांकि आदिवासियों को भी घृणा की दृष्टि से ही देखता था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए आदिवासी का प्रयोग भी किया है। आदिवासी जो व्यक्ति था उसको अपना मित्र बनाया
और उसके साथ में वो घूमता फिरता था, वहाँ की सब जानकारियाँ लेता था। तो इस तरह से वह अपना स्वार्थ उनसे निकालता था। मुख्य बात जो है इसमें वारेन हेस्टिंग्स का सांड में यही है कि आज से जो पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस उद्देश्य को सामने रख करके काम किया था, वो उद्देश्य यही था कि भारत को अंग्रेज़ों का गुलाम बनाना है और भारत में को एक तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ ढकेलना है। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि आज की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वे भी वही काम कर रही हैं। दोनों का जो एकमात्र लक्ष्य है वो यही है कि पैसे के बल पर लाभ कमाना। 17वीं शताब्दी में जो भारत डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, फ्रेंच आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही जो नई विदेशी कंपनियों के हाथ में भारत की स्वतंत्रता चली गई थी और उसने जो गुलामी की तरफ ढकेलने का प्रयास किया था, वह कहानी हमको आज भी ऐसी की ऐसी दिखाई दे रही है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में इस कहानी में बताया गया है कि वो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि भारत को बहुत आश्चर्य से, विस्मय के साथ में देखता था। धीरे धीरे वो सब में घुल मिल जाता है। भारत की कला, धर्म और मनुष्यों के प्रति रुचि दिखाने की कोशिश करता है, उनके प्रति झूठा लगाव दिखाने की कोशिश करता है। और इस सब का उद्देश्य जो था उसका, यही था कि औपनिवेशिक जो अत्याचार है उसको वो ढक करके लोगों के सामने अच्छा बना रहने का प्रयास करता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो बुंतू आदिवासी है उसके साथ में वो भारतीय शिल्प कृतियाँ देखता है और फिर उनको देखते हुए शेक्सपियर की लिखी हुई एक पंक्ति उसको याद आती है, इफ़ यू हैव टू डिफीट देम यू हैव टू किल देयर मेमोरीज, यू हैव टू डिस्ट्रॉय देयर पास्ट, यू हैव टू शूट देयर स्टोरीज। मतलब वारेन हेस्टिंग्स का ये सोचना था कि यहाँ के लोगों का जो इतिहास है उससे काट करके उसको बदलना नहीं चाहता था, बल्कि वो भारत के लोगों को वैसा का वैसा ही बना देना चाहता था। जो बुंतू आदिवासी था उसके साथ वह मित्रता का ढोंग करता रहता। वो कहता था कि भारत एक पूर्ण जनतांत्रिक राज्य बनेगा, लेकिन आज जो उपभोक्तावादी युग की तरह ही भारत को वो उपभोग्य वस्तु से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था, कि भारत जो है एक उपभोग की वस्तु है, इसे उपभोग किया जाना चाहिए। वो जो नेटिव शब्द है उसके लिए भी उसके मन में घृणा भरी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, चोखी के प्रति वह प्रेम दिखाता है और प्रेम के पीछे उसकी छिपी हुई जो कामुकता है वह भी प्रकट होती है। राधा कृष्ण की आड़ में वह उसका धार्मिक शिकार भी करता है। यानी उसकी छवि, ये सब उसकी एक बाहरी छवि है, लेकिन उसकी जो आंतरिक छवि है उसके पीछे नृशंसता ही छिपी हुई है। लंदन के जो डाउनटाउन फ्रेडरिक जैसे चरित्र हैं, जो कि वहाँ किसी काम के नहीं थे, उनको समाज ने जिनको निकाल दिया था, उनको यहाँ भारत में ले आए थे। और यूरोप में जब पुनर्जागरण आ गया था तो वहाँ ब्रिटिश लोग वहाँ तो कुछ अच्छा दे नहीं पाते थे, और यूरोप की दौलत और पूंजीवादी नशे का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो लोग हैं जो कि इंग्लैंड से निकाले हुए हैं, ये भारत आ जाते हैं नशे में। वो जो यहाँ का मध्यम वर्ग है उसका शिकार करते हैं। इस कहानी में जो मोहिनी है और उसका परिवार है वो भी इसी उपभोक्तावादी संस्कृति के दलदल में फंसा हुआ है। मोहिनी को बाद में धीरे धीरे खुद से ही एक तरह से घृणा होने लगती है और वो चाह करके भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाती है। वारेन हेस्टिंग्स भारत को लूटने के लिए यहाँ का नक्शा बनवाता है
उसको नई दुनिया में ले जाना चाहता है, कंपनी का उपनिवेश बनाना चाहता है और इस लूट के लिए वो भारत का उपयोग करता है। और पुराने ढंग की जो औपनिवेशिक लूट है उसके लिए ही वह भारत का नक्शा बनाता है। लेकिन आज जो इतने वर्षों बाद भी, भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी नक्शा बिल्कुल भी नहीं बदला है। आज भी भारत का जो नक्शा बना रहा है वो इसी उद्देश्य से नक्शा विश्व बाजार में बनाया जा रहा है। आगे जा कर के इस कहानी में एक सांड आता है जो कि आज़ादी का प्रतीक है और वो आकर के वारेन हेस्टिंग्स की बग्गी को उलट देता है और साम्राज्यवाद से लेकर के उपभोक्तावाद तक शोषण और गुलामी के विरुद्ध एक तरह से वो विद्रोह करता है, जो कि ऐसा लगता है कि मानो वह संघर्षरत रहने के और चेतन होने का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर लेखक एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ते हैं कि जो उपभोक्तावाद है वो अपने जो पुरानी ही जो सोच है उसको एक नए रूप में हमारे सामने लेकर के आ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत को भी उपभोक्तावाद का शिकार बनाया जा रहा है। उस समय तो वे सब असंगठित होकर के काम करते थे, लेकिन आज तो ये सब एक संगठित रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। उस समय उपभोक्तावाद के कठोर हमले का जवाब देने के लिए विरोधी ताकतें भी खड़ी दिखाई देती थी। यहाँ पर सांड को एक प्रतीक के रूप में बताया गया है कि उस समय तो इस तरह की विरोधी ताकतें भी थी, लेकिन आज तो ऐसी कोई ताकतें भी हमको दिखाई नहीं देती हैं। ऐसी कोई विचारधारा हमको नहीं दिखाई देती है जो कि इस उपभोक्तावाद के विरुद्ध किसी हमारे भारतवासियों के मन में कोई चेतना भर सके। इस तरह की सामाजिक चेतना जो है उसका भी यहाँ पर पूरी तरह से अभाव है और इस तरह की सामाजिक चेतना की कोई आशा भी हमें नहीं दिखाई दे रही है। यही इस वारेन हेस्टिंग्स कहानी का सांड जो कहानी है उसकी मूल संवेदना है। धन्यवाद।